हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको देख लेना, क्योंकि मैं 7वां चैप्टर आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं 6 चैप्टर आपको करवा चुका हूँ। तो हर चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे, आपको अच्छी तरह से पता है। और जो क्वेश्चंस बनेंगे 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के वीडियो आप देख रहे हो। इसमें जो आपका पहला ये वीडियो है, इसमें स्कोर 40 के नाम से। तो ये आपका 40 अंकों का जो MCQ आता है वो ये वाला वीडियो है। ध्यान रखना, जो समझा रहा हूँ समझ लो। उसके बाद में सेट वन यहाँ पे आप देख रहे हो, दूसरी साइड में सेट वन और सेट टू लिखे हुए हैं, दो टर्म टू लिखा हुआ है इस पे। तो ये दोनों टर्म टू के लिए केवल 19-19 प्रश्न है। दो दो नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबरों के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संभावित प्रश्न जो है इसमें मिलेंगे, टर्म टू का फर्स्ट सेट है और ये टर्म टू का सेकंड सेट है, जो आपके बोर्ड ने जारी नहीं किया है। लेकिन मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसमें से आपका बोर्ड दे रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अच्छा रहेगा अगर आप इस चीज़ों को पढ़ लेंगे, तो आपके लिए मतलब एक स्कोर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देख लेना। और यहाँ पे है 7वां चैप्टर, जिसके प्रश्न आपके सामने हैं। 2 अंकों के प्रश्न आप देख रहे हैं इस चैप्टर से। इसी तरह से आपका एक चैप्टर इसके बाद में अंतिम बचा हुआ लास्ट वीडियो वो भी डालूंगा। तो हर दिन एक वीडियो आपको मिल रहा है और उसी हिसाब से आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका पूछा गया जो है पहला क्वेश्चन, अगर आप देख रहे हैं तो गठबंधन सरकार की अवधारणा को स्पष्ट करना। 2 अंकों में बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि ये 2 लाइन का ही उत्तर है। तो इसको थोड़ा समझ लेना, ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपको लोकतांत्रिक उछाल बताना है, क्षेत्रीय दल के बारे में बताना है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। CBSE बोर्ड में 2018 में ये गठबंधन सरकार की अवधारणा क्या होती है यह आ चुका है। इसके बाद में है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ जो है क्या होता है। अनुभववाद या प्रयोगवाद का अर्थ क्या होता है। केंद्र में पहली मिली जुली सरकार कब बनी। कभी कभी ये MCQ आ जाता है भैया, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई, तो ये भी आपको बताना है, सन 1984 में। इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन है। इसमें राजग जो का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑल इंडिया 2016 में, ऑल इंडिया 2016 में दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो VP सिंह दोनों का ही आंसर है। तो ये चीज़ इस तरह से घुमा फिरा के पूछी जा सकती है। कभी इस तरह से पूछी गई है, पहले 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा बनाई गई सरकार का प्रधानमंत्री कौन था, और यहाँ पर राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा 89 में बनाए गए सरकार का मुखिया कौन था। तो ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। 11वां नंबर जो 2 नंबर का क्वेश्चन है इस तरह से आ सकता है, एक एक लाइन में एक एक वर्ड में इनके उत्तर है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, मंत्रियों के व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व में अंतर आपको बताना है, और यहाँ पर जो है इसका अंतर लिखा गया है। इसी तरह से आपका भारत में गठबंधन सरकार को का बनना क्यों मतलब अपरिहार्य हो गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मतलब इनवेटिबल क्यों माना जाता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे दिए, कौन से सन में क्या रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। इसके बाद में हिंदुत्व का क्या अर्थ है, और भारत में फिर गठबंधन सरकार के पक्ष विपक्ष में किन्हीं 2 तर्कों को बताना है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन है, मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा ताकि आप लोगों को जो है एक बार में मैक्सिमम पार्ट दिख जाए क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो यहाँ 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये 3 मार्क्स में आप इतना सारा लिखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, 3 नंबर इतने आसानी से नहीं मिलते, थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। 3 नंबर में आपको ये लिखना है। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन आपके सामने है 5th नंबर, और इसके बाद में ये इसका आंसर है। इसके बाद में आपका 6th नंबर क्वेश्चन है, जो राजनीति में गठबंधन सरकार के कुछ उदाहरण आपको देने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह से उदाहरण बहुत सारे। तो 3 उदाहरण दे दोगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 उदाहरण दे दो। 5 पूछे तो 5 दे दो। अयोध्या विवाद पर टिप्पणियां अगर आपको पूछा जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि ये मुद्दा ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख देंगे, क्या था ये मुद्दा और क्यों रहा था। इसके बाद में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, और विश्वास बहाली के उपाय से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया, राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं, या गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, गठबंधन राजनीति क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार क्या कहते हैं, ये सारे के सारे एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है, ये भी बताना है। जैक 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में भारत के किन्हीं 5 प्रधानमंत्रियों का उल्लेख कीजिए तथा उनके
क्रमशः गठबंधों के नाम लिखने हैं जिन्होंने 1889 से लेकर 2020 के बीच संघीय सरकार का संचालन किया हो। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जा चुका है यहाँ पर, जैक 2018 का क्वेश्चन है ये। तो बीपी सिंह का कार्यकाल और उनका राष्ट्रीय मोर्चा कौन सा उन्होंने बनाया था, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। इसी तरह से देवेगौड़ा ने जो है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है गठबंधन सरकारें हैं। इसके बाद में आपका लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है, आसानी से आप बता सकते हैं। ये चीज़ बहुत इजी है और समझ में भी आएगा जब आप पढ़ोगे। लोक अदालत क्या है ये आप बता दोगे। इसके बाद 5 अंकों के जो प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 1989 के बाद अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य जो है मुद्दे क्या रहे थे और उनका जुड़ाव के रूप में क्या सामने आया, ये भी आपको बताना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं पैराग्राफ वाइज। आराम से अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसका दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसी चैप्टर से 5 अंकों में, तो ये गठबंधन सरकार की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल की विचारधाराओं को आधार मान करके गठजोड़ नहीं करते। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आप जो तर्क देंगे वो क्या देंगे, तो वो तर्क यहाँ पे देना है आपको। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपके सामने ही है, तो आंसर को पढ़ लीजिए। और पॉलिटिकल साइंस है, आसानी से याद हो जाता है अगर इसके वर्ड्स इजी हों तो और समझ में आए तो। यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा, वर्ड्स भी इजी हैं। निष्कर्ष निकाल देंगे तर्क में जो आप दे देंगे विपक्ष का, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर जो है प्रजातंत्र में सभ्य समाज, तो इसके बारे में पूछा गया है, तो ये भी आप बता सकते हैं इसकी भूमिकाओं के बारे में। तो आराम से एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितना यहाँ पे लिखा जाता है उतना लिखें, कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें, सही लिखें, आपको नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन आप ज़्यादा लिखोगे लेकिन वहाँ पे आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिखते हो एग्ज़ाम में, तो एक्स्ट्रा जो है एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है जो दुनिया भर के कॉपियों चेक करता है, तो उसको इतना नॉलेज होता है कि बच्चे को क्या लिखना चाहिए। भले ही आप 2 लाइन लिखो ना, इसमें 4 पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लाइनों में ख़त्म हो रही है, तो 4 में से केवल 2 ही लिखो, लेकिन 2 आपका सही होना चाहिए। और सही मतलब उसका अर्थ भी सही निकलना चाहिए, बस इतना लिखना होता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 लिखे तो 10 लिख दो, 5 लिखो, 5 नंबर का है, 5 पॉइंट तो लिखो ही लिखो, लेकिन 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 10 पॉइंटों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मजबूरी है कि उसमें वो चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। नहीं एग्जामिनर बोलेगा यार 1 पॉइंट नहीं लिखा, चलो आधा आधा पॉइंट काट दो, तो 5 नंबर में उसको आधा आधा लेके चलेगा, तो जितने पॉइंट कम लिखोगे आधा आधा कटता जाएगा। ये भी चीज़ याद रखनी होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए 2 दलीय व्यवस्था जरूरी है, और पिछले 20 वर्षों के भारतीय अनुभव को आधार बनाकर एक लेख लिखिए जिसमें बताइए कि भारत की वर्तमान बहुदलीय व्यवस्था के क्या लाभ हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है, आप देख सकते हो इस तरह से। इसके बाद में इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। यदि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इस तरह से जो है इस बहुदलीय के लाभ, कभी कभी केवल सिंपली क्वेश्चन है बहुदलीय प्रणाली के लाभ बताइए, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। बहुदलीय प्रणाली के क्या लाभ होते हैं, क्या नुकसान है, ये चीज़ें बस। तो ये था इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला। और इन वीडियोस को जब अंत में आपने देख लिया वीडियो को, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। यह वीडियो ही आपका जो है मेन मार्गदर्शन करेंगे। अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो स्कोर करने में आसानी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, प्लेलिस्ट टच करके आप सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।